हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत दौरे पर हैं और आज उन्होंने अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारत और जर्मनी के बीच कई अहम समझौतों पर दस्तखत किए हैं। इसके बाद दोनों नेताओं ने साबरमती रिवर फ्रंट पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का उद्घाटन किया। ऐसे में गुड न्यूज नंबर 1 यही है हमारी आज की सबसे पहली गुड न्यूज। अहमदाबाद में भारत जर्मनी के रिश्तों की उड़ान। अहमदाबाद में स्थित साबरमती रिवर फ्रंट में आज से इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2026 का आगाज हुआ है और जर्मन चांसलर और प्रधानमंत्री मोदी ने मिलकर आसमान में पतंगे उड़ाई। दरअसल इस काइट फेस्टिवल का आकर्षण इंटरनेशनल और नेशनल पतंगबाजों द्वारा अलग अलग तरह की बेहतरीन पतंगे उड़ाना है और इस इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2026 में कुल 1071 पतंग के शौकीन हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 50 देशों के 135 इंटरनेशनल पतंगबाज, भारत के 13 राज्यों के 65 और गुजरात के 16 जिलों के 871 पतंगबाज इसमें शामिल हैं। और इस इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में फ्रेडरिक मर्ज और प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ पतंग उड़ाई। प्रधानमंत्री मोदी को इस फेस्टिवल के दौरान एक व्यक्ति ने खुद की बनी एक पतंग भेंट भी की। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने वहां मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। जो बड़ी पतंगे हैं उसे उड़ाकर यहाँ पे इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का उद्घाटन जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा किया गया है और 14 तारीख तक यहाँ पे इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल मनाया जाएगा। और साथ ही में जो देश विदेश के जो अलग अलग पतंगबाजों द्वारा जो पतंग भी उड़ाई जा रही हैं। फिलहाल तस्वीरों में आप देख रहे हैं हनुमान जी के डिज़ाइन वाली जो पतंग यहाँ पे बनी हुई है उसे प्रधानमंत्री उड़ा रहे हैं और जर्मन चांसलर के हाथ में भी जो पतंग की जो डोर है वो भी दिखाई पड़ रही है। और आसमान फिलहाल ये कहें कि अलग अलग डिज़ाइन वाली जो बड़ी और कलरफुल पतंग है उससे पूरा भरा हुआ दिख रहा है। और ख़ास करके 14 तारीख तक इसी प्रकार से अहमदाबाद रिवर फ्रंट पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल मनाया जाएगा। इसके अलावा 14 और 15 तारीख को गुजरात में भी आसमान में रंग बिरंगी पतंग देखने को मिलेंगे, क्योंकि मकर संक्रांत और उत्तरायण का दिन भी है और गुजरात इस त्यौहार को बड़े ही उल्लास और धामधूम पूर्वक मनाता रहा है। उत्तरायण यानी मकर संक्रांति का त्योहार गुजरात के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पूरे राज्य में पतंगबाज 14 और 15 जनवरी के दिन आसमान में रंग बिरंगी पतंगे उड़ाकर उत्तरायण का त्योहार मनाते हैं। ऐसे में आज की दूसरी गुड न्यूज यही है, उत्तरायण के लिए पतंग बाजार में बढ़ी रौनक। उत्तरायण का त्योहार नजदीक आते ही अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात में लोगों की भीड़ बाजारों में नजर आ रही है। पतंगबाज बाजारों में पतंग और मांझे की खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। देश भर में 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति मनाई जाएगी, लेकिन गुजरात में इस दिन सब तरफ गूंज होगी काई पोछे यानी ये काटा की। दरअसल मकर संक्रांति या उत्तरायण पर पूरे गुजरात में लोग पतंगबाजी करते हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान कई लोग परिवार के साथ एक दूसरे के घर जाते हैं और एक साथ पतंग उड़ाकर ये हर्षोल्लास के साथ उत्तरायण मनाते हैं। उत्तरायण हर्षोल्लास के साथ तो मनाया ही जाता है, लेकिन यह त्योहार कई लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनता है। बाजारों में पतंग और मांझे की लोग भरपूर खरीदारी करते हैं। उत्तरायण यानी मकर संक्रांत, और मकर संक्रांत की जब बात होती है और बात कर लें गुजरात की, तो ये त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण गुजरातियों के लिए माना जाता है, क्योंकि 14 और 15 जनवरी के दिन मकर संक्रांत मनाई जाती है और इस दिन आसमान में रंग बिरंगी पतंग लोग उड़ाते हैं और उत्तरायण का त्योहार मनाते हैं। मेरे पीछे की तरफ की आसपास की जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये कालूपुर में स्थित दुकान की तस्वीर है, जहां पे पतंग बनाए जाते हैं और पतंग बेचे भी जाते हैं। पतंग दुकानदार दिवाली के बाद पतंग बनाने के लिए कारीगरों को यूपी और बिहार से भी बुलाते हैं और इसके बाद पतंगबाजों की डिमांड के मुताबिक ऐसी पतंग डिजाइन करके देते हैं जो उनको पसंद आए। इस साल ऑपरेशन सिंदूर वाले पतंग की अच्छी डिमांड है। जो गरीब तबके के हैं उनका दारोमदार इसी पे चीज़ पे है, तो हम पतंग बनाते हैं, उनको रोजी रोटी मिलती है, मजदूरी मिलती है और ये पतंग पूरे देश में जाती है। अभी उत्तरायण बाद हमारा काम चलेगा, जो तुम्हारे पंजाब माल जाएगा, पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर जाएगा साहब, फिर तुम्हारे महाराष्ट्र चालू हो जाएगा, महाराष्ट्र, उसके बाद दिल्ली माल भेजेंगे और फिर यहाँ का स्टार्ट हो जाता है।
इसी तरह सिलसिला वाइज सिलसिला चलता रहता है और 12 महीने पतंग बनती रहती है। इस साल पतंग और मांझे का दाम पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है, लेकिन इसके बाद भी लोग बाजारों में पहुंच रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। इस बार 100 पतंग की कीमत 200 से 250 रुपए से शुरू हो रही है, जबकि डिजाइन वाली पतंग की कीमत 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक है। वहीं पिछले साल 200 रुपए में मिलने वाला मांझा 250 से 300 रुपए में बिक रहा है। साहब जब हमारे देश ने ये जंग जीती थी उसके बाद से ही पतंग की डिमांड थी कि ऐसी पतंग बनाओ, ऐसी पतंग बनाओ, तो हमने खास कर ये पतंग बनाई और उसकी डिमांड बाजार में जबरदस्त है। ये पतंग में बेच रहे हैं 10 रुपए, ये पतंग बेच रहे हैं होलसेल में, जबकि 7-8 रुपए पतंग की कीमत होती है। उत्तरायण के लिए पतंगबाज सिर्फ तैयार मांझा ही नहीं खरीदते, बल्कि वो मांझा खुद से तैयार करवाते हैं। उनका मानना होता है कि खुद से तैयार मांझा ज्यादा मजबूत होता है, जिससे पतंगबाजी में एक ही पतंग से दूसरों के कई पतंग काटे जा सकते हैं। महसाणा जिले के वडनगर में राज्य सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें 15 से अधिक देशों के पतंगबाजों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग इस नजारे का लुत्फ उठाने उमड़ पड़े। इस पतंग महोत्सव के माध्यम से देश की सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत किया गया और विदेशी मेहमानों ने इसका पूरा आनंद उठाया। आज गुजरात की वडनगर की धरती पे 15 से ज़्यादा देशों में से आए काइटिस्ट आज इस फेस्टिवल में शामिल हुए हैं और हमारा जो कल्चर है, जो काइट फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का, उसी सेलिब्रेशन को 15 से ज़्यादा लोग आज यहाँ पे आए हैं। वडनगर के आंगन में पधारे विदेशी मेहमान भी भारत और विशेषकर गुजरात की मेहमान नवाजी देखकर अभिभूत हो गए। इंडोनेशिया से आए यूका के लिए तो ये ना भूलने वाला अनुभव साबित हुआ। Really appreciate for the culture and from India. Amazing for the first time I see for the kite festival international like in here. The first time I'm really appreciate and thank you very much for the all the people here, the kind person. अलग अलग जगहों पर आसमान में अनोखी डिजाइन की पतंगे उड़ने से नजारा बेहद खूबसूरत बन पड़ा है। एक तरफ उत्तरायण का उत्साह और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो रहा है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ महसाणा से मनीष मिस्त्री, गुड न्यूज टुडे। मौसम की पहाड़ों पर बर्फबारी ने पूरा नजारा बदल दिया। पारा लुढ़कने की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक तापमान गिरने से ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे सैलानियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। ऐसे में आज की तीसरी गुड न्यूज यही है, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से सैलानियों में खुशी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जहां जहां बर्फबारी हुई है वहां सैलानियों का तांता लगा है। प्रकृति की खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी ने सैलानियों का दिल जीत लिया है। दिलकश नज़ारे और खूबसूरत वादियों में समय बिताने के लिए भारी संख्या में सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का मशहूर पर्यटन स्थल मनाली इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। दरअसल बर्फबारी के बाद मनाली किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा। सोलांग वैली, अटल टनल और मॉल रोड पर सैलानियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कोई बर्फ में खेल रहा है तो कोई खूबसूरत पलों को यादों में कैद कर रहा है। आंकड़ों को देखें तो यहाँ नए साल के दूसरे वीकेंड पर 50,000 से ज्यादा सैलानी पहुँचे। पहाड़ों पर सैलानियों की भरमार से कारोबारियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। जो हम देख रहे हैं, जैसे पीछे डिजास्टर आया था उसके बाद जो स्थिति बनी हुई है, तो इस समय लगता है कि पर्यटन कारोबार बहुत ही अच्छे तरीके से चला हुआ है। और पर्यटन व्यवसाय को देखें, आप कोई भी व्यवसाय देखें, चाहे आप आपका होटलियर देखें या होटल का देखें या आप गाड़ियों का देखें, तो वो बूस्ट कर रहा है इस टाइम। लाहौल स्पीति में शून्य से नीचे पहुंचते तापमान ने घाटी को पूरी तरह बर्फीली चादर में जकड़ लिया है। कड़ाके की ठंड के चलते चंद्रभागा नदी की सतह पर बर्फ जम गई है और कई सहायक जल स्रोत भी जमाव की स्थिति में पहुंच गए हैं। नदियों में पानी ही नहीं, बर्फ भी बहती हुई नजर आ रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी का यह नजारा लगभग एक जैसा है। हिमाचल से लेकर कश्मीर तक पहाड़ों से गिरते झरने
जो गर्मियों में चंचलता से बहते हैं, सर्दियों में समय के साथ ठहर से गए हैं। जमी हुई धाराएं कांच की तरह चमक रही हैं, मानो किसी ने चट्टानों पर क्रिस्टल की मूर्तियां तराश दी हों। मौसम विभाग का कहना है कि कश्मीर में कड़ाके की ठंड फिलहाल जारी रहेगी। IMD का माने तो जो ये रात का डीप फ्रीज है ये अभी खत्म होने वाला नहीं है, यानी कि जो ये प्रचंड ठंड है ये अभी अपना कब्जा जमाई रखेगी, क्योंकि अभी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं, कोई बारिश बर्फ जो है आगे कम से कम 8-10 दिन तक नहीं दिख रही। तो ये जो ड्राई कोल्ड है ये बना रहेगा। इसके चलते लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। हालांकि गुलमर्ग, सोनमर्ग जैसी जगहों पे जहां बर्फ है वहां सैलानी काफी आ रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं, क्योंकि नलके जम रहे हैं, पाइपें फट रही हैं और लोगों को जो पुराने तरीके थे गर्मी के, चाहे कांगड़ी हो, चाहे बुखारी या जो बॉनफायर है, उसकी मदद से जो है अभी जिंदगी काटनी पड़ रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। श्रीनगर में रात का तापमान -4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कड़ाके की ठंड के चलते शोपियां, कुलगाम और बारामूला में छोटे झरने, नाले और पाइपलाइन जम गए हैं। श्रीनगर में एक बार फिर तापमान -4 तक लुढ़का, जबकि कश्मीर के पहाड़ी इलाकों और पर्यटन स्थलों पर तापमान -8 से -12 डिग्री तक लुढ़क चुका है। फिलहाल आने वाले 2-3 दिन तक भी ये कड़ाके की ठंड जो है वो जारी रहेगी। वहीं उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हरिद्वार से लेकर केदार धाम तक ठंड प्रचंड है। घाट किनारे सुबह शाम के वक्त जबरदस्त कोहरा देखने के लिए मिल रहा है। कोहरे और ठंड के चलते श्रद्धालु अलाव का सहारा ले रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजस्थान का फतेहपुर शेखावटी मैदानी इलाकों में सबसे ठंडा है। यहाँ 2 दिनों से पारा माइनस में चल रहा है। अगले 2 से 3 दिनों तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है। हमने जो ये 3 स्टेट्स के लिए रेड अलर्ट रखा हुआ है, पंजाब हरियाणा के लिए 2 दिन के लिए है और बेस्ट राजस्थान के लिए आज के लिए है। उसके बाद स्लोली कंडीशंस इंप्रूव होगी। NCR की परिस्थिति दिल्ली NCR के लिए हमारा आज यही है कि ऑरेंज अलर्ट है। हम एक्सपेक्ट करें कि आने वाले 2 दिनों के लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है वहाँ पे मेजरली। कल सुबह के लिए ऐसा होता है जैसे हमारा वार्निंग होता है 8:30 से 8:30, तो जैसे कल सुबह जो बेहतर होगा तो हम आज की ही वार्निंग में जनरली कवर करते हैं। मेडिटेरेनियन डिस्टर्बेंस किसी तरह का हम देख पा रहे हैं जिसका असर उत्तर भारत पर हो, किसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? हाँ, अब उसके अलावा मैं वही आपको बताना चाहूँगा। इस समय आप देख सकते हैं कि एक पूरा क्लाउड पैच जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। उसके कारण प्लेन्स पे तो कोई ज़्यादा असर नहीं, लेकिन J&K में हल्का फुल्का रेनफॉल, स्नोफॉल रहेगा। कुल मिलाकर जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से नजारे सफेद हो गए हैं, वहीं मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने लोगों को कपकपाने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन राहत की खबर है कि कुछ दिनों बाद इस कपकपाती ठंड से राहत मिलने वाली है। श्रीनगर से मीर फरीद और अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर घाटी में सर्दी के बढ़ने के साथ साथ लोगों की पारंपरिक मांसाहारी व्यंजन की मांग बढ़ गई है और इस व्यंजन का नाम है हरीसा और इसे श्रीनगर समेत अन्य शहरी इलाकों में नाश्ते के रूप में खाया जाता है। ऐसे में हमारी आज की चौथी गुड न्यूज यही है, कश्मीर की ठंड में सुकून देती हरीसा। कश्मीर में अभी चिल्लई कला चल रहा है, लिहाजा पूरा कश्मीर कड़ाके की ठंड की चपेट में है। ऐसे में नाश्ते के वक्त लोगों को हरीसा परोसी जा रही है। दरअसल हरीसा कश्मीर में केवल ठंड के समय ही मिलता है। हरीसा को रात भर मटन, चावल और खास मसालों की धीमी आंच में पकाकर तैयार किया जाता है। इसके बाद हरीसा तड़के सुबह आमतौर पर फज्र की नमाज के बाद गर्मा गर्म परोसा जाता है और हरीसा बेचने वाले सुबह से पहले ही इसकी बिक्री शुरू कर देते हैं। मैसूमा, हवाल तथा डाउनटाउन श्रीनगर जैसे इलाकों में लोकप्रिय दुकानों के बाहर इसे खरीदने वाले ग्राहकों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। कश्मीर में आजकल ठंड का माहौल चल रहा है। इस वक्त सुबह के करीब 8 बजे हैं और टेम्परेचर श्रीनगर का -3 डिग्री है। इस माइनस टेम्परेचर में भी यहाँ पर कुछ दुकानें सजी होती हैं, खासतौर से हरीसा, कश्मीर का वो रिवायती पकवान जिसको बनाने में करीब 24 घंटे लगते हैं, लेकिन सुबह सवेरे इस कड़क की ठंड में हर हरीसे के दुकान पर न सिर्फ लोग चाव से इसको खाते हैं, बल्कि साथ ही साथ अब ये पर्यटकों में भी लोकप्रिय हो रहा है।
हरीसे को लेकर जो कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये कहा जाता है कि ये बॉडी को वो ऊर्जा और गर्मी देता है जिससे ठंड कम महसूस होती है और लोगों की सेहत भी अच्छी रहती है। पिछले कुछ सालों के दौरान अब कश्मीर का ये हरीसा बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है। भारतीय सेना की महिला अधिकारियों ने एक जहाज से 4 महाद्वीपों की परिक्रमा करके अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा लिया है। IASV त्रिवेणी के माध्यम से इन महिलाओं ने दुनिया को बता दिया कि भारतीय नारी हर मोर्चे पर सक्षम है। ऐसे में हमारी आज की 5वीं गुड न्यूज़ यही है, इसी से जुड़ी हुई है दुनिया की परिक्रमा कर त्रिवेणी की वापसी। इस ऐतिहासिक सामुदायिक अभियान में भारतीय सेना के सभी अंगों ने हिस्सा लिया। महिला सशक्तिकरण की मिसाल बने इस अभियान में अपने इंटरनेशनल लेग को सफलतापूर्वक पूरा करके वापस लौटने वाली महिलाओं ने दुनिया को दिखाया कि भारतीय महिलाएं सभी मोर्चों पर सक्षम हैं और इन महिलाओं ने समंदर की कठिन परिस्थितियों को मात देते हुए तिरंगे की शान को और ऊंचा किया है। दरअसल ये यात्रा रूढ़ियों को तोड़ने, हौसलों को परखने और भारत की बेटियों की ताकत दिखाने की थी। जहां कभी सीमाएं बाधा मानी जाती थी, आज वही सीमाएं भारत की बेटियों की सफलता की गवाह बन रही हैं। IASV त्रिवेणी पर सवार रही ये वीरांगनाएं आज बता रही हैं कि आज की भारतीय महिला सिर्फ देश का भविष्य नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा की ढाल भी है। फिर चाहे समंदर हो, धरती या आसमान, चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब हौसला बुलंद हो तो जीत सुनिश्चित होती है। एक्सपेडिशन अपना लेग करके बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड इसका मेन मोटिव था कि प्रमोट सेलिंग इन इंडिया एंड वुमेन एम्पावरमेंट एंड जो हमारी बोट है दैट इज ऑल्सो एन मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के द्वारा बनाई हुई बोट, तो इट इज प्रमोटिंग ऑल दीज फैक्टर्स इन इंडिया। क्या चैलेंजेस आए? आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का लेग था, क्या चैलेंजेस आए, कितने दिन का सफर रहा और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पर्सनली? सो टोटल हमने कवर करे अराउंड 4000 नॉटिकल माइल्स एट सी, जिसके लिए हमें 45 डेज लगे एंड टोटल एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। उसमें हमने एक मेजर माइलस्टोन कवर किया था अबाउट क्रॉसिंग द इक्वेटर। ये हमारी टीम का सेकंड इक्वेटर क्रॉसिंग था, तो ऑफ कोर्स इट वाज वेरी स्पेशल हमारे सर्कम नेविगेशन में। एंड उसके अलावा वेदर पहले तो ठीक ठाक था बट देन इट स्टार्टेड गेटिंग रफ। 40 नॉट 50 नॉट की हवा आ रही थी, तो वैसे मजेदार तो था ये एक्सपीरियंस एंड इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, सो आई थिंक वी आर ऑल ग्रेटफुल फॉर इट। यदि बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं तो स्कूल को बच्चों के पास पहुंचा देना चाहिए और इसी ध्येय वाक्य को लेकर गांव में बच्चों को शिक्षित करने का अभियान शुरू किया गया। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को एकल ऑन व्हील कंप्यूटर वैन के जरिए डिजिटल साक्षर करने की मुहिम चल रही है। इसी से जुड़ी हुई है हमारी आज की अगली यानी कि 6ठी गुड न्यूज़ और वो है धनबाद में बस में लगती कंप्यूटर क्लास। धनबाद में इस अनोखी बस को लॉन्च किया गया है। इस बस को एकल ऑन व्हील कंप्यूटर वैन नाम दिया गया है। ये बस दूरदराज और ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों और युवाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान करेगी। इस राष्ट्रीय अभियान वाली बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये वैन लैपटॉप और ऑडियो विजुअल उपकरणों से सुसज्जित है और इसके जरिए ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बुनियादी कंप्यूटर कौशल जैसे MS वर्ड, एक्सेल, PPT और टाइपिंग सिखाया जाएगा ताकि उन्हें भी डिजिटल इंडिया से जोड़ा जा सके। और पूरे देश में 48 एकल ऑन व्हील कंप्यूटर वैन्स घूम रही हैं और झारखंड में इसकी संख्या धनबाद में लॉन्चिंग के बाद अब 8 हो चुकी है। दरअसल ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए केवल शिक्षा नहीं बल्कि डिजिटल साक्षर होना भी जरूरी है और इसी प्रयास के तहत कंप्यूटर बस सेवा की शुरुआत की गई है। ऐसा स्वामी विवेकानंद आज से लगभग 150 साल से अधिक पहले ही कह चुके हैं कि अगर विद्यार्थी विद्यालय नहीं पहुंच पाता है किसी कारण से तो विद्यालय को विद्यार्थी के पास पहुंचना चाहिए और आई थिंक उसी को ध्यान में रखते हुए जो फाउंडेशन है आज आप देख रहे हैं कि ये पूरी की पूरी कंप्यूटर क्लास, कंप्यूटर लैब आप जो कहिए वो एक गाड़ी पे है। ये हर वैसे गांव जहां पर किसी कारणवश अभी रिसोर्स नहीं पहुंची है या वहां से विद्यार्थी बाहर निकल के नहीं आ पा रहे हैं ट्रेनिंग ले लें पढ़ने, तो उनके लिए मददगार साबित होगी और पूरे राज्य के विकास के लिए, पूरे देश के विकास के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो है सभी को शिक्षित होना और एडवांस ट्रेनिंग भी आज के डेट में जो कंप्यूटर्स है उसकी लेना, तो उसके लिए अभियान काफ़ी
अच्छा साबित होगा और आई एम श्योर इससे सर्वांगीण विकास में एक बहुत बड़ी कड़ी साबित होगी। चलिए अब आपको संगम नगरी लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। वहीं तप में लीन निराले साधु संतों और साथ ही साथ आम लोग किस तरीके से भक्ति में डूबे हुए हैं, आपको दिखाते हैं। हमारी आज की 7वीं गुड न्यूज़ यही है। माघ मेले में संगम किनारे रंग ही रंग। माघ मेले में पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने भी सुरक्षा और स्वास्थ्य के पुख्ता इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है। साफ जल से लेकर सुरक्षा तक का पूरा इंतजाम है। प्रयागराज की पावन धरती पर सजा आस्था का महाकुंभ। संगम की रेती पर भक्ति, तपस्या और श्रद्धा के रंग। कहीं तप में लीन निराले साधु संत, तो कहीं भक्ति में डूबे अनूठे श्रद्धालु। माघ मेले का हर दृश्य अपने आप में खास है। जहां एक तरफ कल्पवास में लीन साधु संत कठोर तप और साधना में मग्न है, तो वहीं रामधुन और भजन कीर्तन में डूबे भक्त नजर आ रहे हैं। प्रयागराज के सेक्टर 6 के अंतिम छोर पर एक ऐसा सादा कैंप लगा है जिसका बैनर पढ़कर हर राहगीर मुस्कुरा उठता है। बैनर पर लिखा है, फटीचर बाबा का राम राम। नाम इतना सच्चा और सरल कि श्रद्धा जगाती है पर हंसी भी ला देती है। राम को नाम सरे न बुसे न घुन लागे न होए पुराना। नित्य बढ़े कबहू न घटे, न आग लगे न ही चोर चुराना। जे नर माया के दास हुए, तिनका धन काहू ने जात न जाना। और तुलसी के धन धाम यही, राम का नाम है माल खजाना। बस इसी माल खजाने को पाने के लिए हम उसी नाम में लगे हुए हैं और फिर राम राम की इच्छा है, जैसा हो वो हम निर्णय करें। कई ऐसे भक्त भी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान के नाम समर्पित कर दिया है। इन्हीं में से एक है 65 साल के स्वामी अमोहानंद महाराज, जो स्कूटी पर मेला क्षेत्र में घूमते नजर आते हैं। उनके सिर पर केसरिया रंग का हेलमेट है, जिसमें भगवान हनुमान जी, राम मंदिर की तस्वीरें लगी हैं। संत का गाड़ी अलग होना चाहिए, तो मैं हनुमान जी आश्रम का मैं हनुमान जी आश्रम, हमारे यहाँ हनुमान जी की पूजा होती है। सुबह पूजा होती है, शाम को आरती होती है, जो मैं ही कर रहा हूँ। तो मैं चाह रहा था कि हमारा स्कूटर या हमारे आश्रम का जो साइकिल भी है वो भी आम आदमी से कुछ अलग है। माघ मेले में स्नान दान के लिए प्रयागराज में देश के अलग अलग कोनों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में इन श्रद्धालुओं के लिए साफ स्वच्छ पानी मुहैया कराना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है, ताकि नदियों का जल शुद्ध रहे और श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा सके। इसके लिए यूपी सरकार ने मिनी अस्थायी ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की है। इस प्लांट के जरिए नालों से गिर रहे गंदे पानी को फिल्टर किया जा रहा है और फिर ओजोन में लाया जाता है, जिससे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और पानी बैक्टीरिया मुक्त, गंध रहित और स्नान करने योग्य शुद्ध पानी में तब्दील हो जाता है। पर्पस ये है कि जिन दिनों लाखों की तादाद में कुंभ में तो शायद करोड़ों लोग आए, वो लोग जब एक आस्था की डुबकी लगाने के लिए अपने सच्चे मन से गंगा जी में आते हैं, तो उस वक्त ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि वो उनकी हेल्थ को, उनकी सेहत को किसी किस्म का भी खतरा बन सके। और इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये सारा का सारा उपक्रम शुरू किया। माघ मेले में करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में संगम क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। मेले क्षेत्र में अस्थायी अस्पताल, मेडिकल कैंप, एम्बुलेंस सेवा से लेकर साफ पानी और जल की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रयागराज से आनंद राज और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 7 बजे 7 गुड न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।